तो आप लोग कैसे हैं? आशा उम्मीद किया जा रहा है कि अच्छे ही होंगे। एग्जाम का नजदीक तो समय आ रहा है और से आप लोग का भी तैयारी बढ़ते जा रहा होगा। आज देखते हैं द 10 मिनट शो लाए हैं। अब प्रतिदिन 6 बजे शाम में आप लोग का द 10 मिनट शो प्रस्तुत किया जाएगा। किसी कारणवश छूट जाए या ना हो पाए वो अलग बात है। तो आज से हम लोग रेगुलर रहेंगे द 10 मिनट शो में। हिंदी ही द 10 मिनट शो में लाया जाएगा। कभी कभी सोशल साइंस साइंस ये भी क्वेश्चन लाया जाएगा। आज देखते हैं द 10 मिनट शो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि दोस्तों देखा जाए हिंदी का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। ये 10 क्लास का हिंदी बुक से लिया गया है। हिंदी बुक का कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है जो पीछे एग्जाम में पूछा गया है और फिर आने की संभावना भी है। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। रुचि पर आधारित नहीं है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए लोग, शेयर कीजिए लोग, जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फायदा हो सके। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को। ये तो सबको जानते हैं, बेरोजगारी का मुख्य कारण अशिक्षा ही है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जनसंख्या वृद्धि भी है, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार हमारा क्या होगा? अशिक्षा होगा। आधुनिक सभ्य आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर किस भाषण का संपादित अंश है? ये जो लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पाठ जो लिया गया है बाबा साहेब भाषण दिए थे उसी से लिया गया है। भाषण का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या दोस्तों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये है। आगे बढ़ते हैं। अम अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म परिवार में हुआ था। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 दिल्ली में हुआ था। ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI है 10 के लिए। हिंदी हिंदी के रिलेशन से लिया गया है 10 क्लास के टेक्स्ट बुक से। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। 19 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है। महू मध्य प्रदेश में हुआ था, दलित वर्ग में। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया?
तो बहिष्कृत भारत का भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो श्रम विभाजन का भी लिया हुआ है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का भी ले लिया है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा। अंबेडकर जी का नाम था कि जो जाति प्रथा है ये क्या है? भारत के विकास के लिए भी एक कुप्रथा है, या समझिए कि खतरनाक है ये जाति प्रथा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से ने मैंने पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कही है। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 को। 12 सितंबर 1961 को दोस्तों। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है, जो 20 और 21 में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन का पिता है। गिरधर लाल मदन के पिता है। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब अपने पुत्र को खोखा को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, ऑफलाइन भी पढ़ाई की व्यवस्था है। सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से अटकर रह गए। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। 20 के दांत पाठ के विद्या जो है वह है कहानी। ये भी 1921 में पूछा हुआ है। 20 के दांत पाठ की विद्या है कहानी। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500। सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। हमने एक हिंस दिया। मोटर कार को किससे खतरा है? चूंकि 29 नंबर क्वेश्चन डबल हो गया है तो एक हम 29 नंबर बता दिए। ठीक है दोस्तों, एक 29 का आंसर आप लोग कमेंट्स में भेजना ना भूलिएगा। आंसर आप लोग भेजिएगा। 19 में प्रश्न पूछा भी है। सेन साहब की आंखों का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा चुकुंठा। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो 20 की दांत से है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों बहनें जो थी खोखा की थी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कथन किसका है? तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर या क्या बिजनेसमैन बनाने वाले थे। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए तो मार खाना मामूली बात थी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को। किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं, यानी नाखून पसंद करते हैं? तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नाक यानी नाखून पसंद करते हैं। पुराने
पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों पड़ते हैं। अनाम अनाम दास का पोथा अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक का कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दक्षिण भारत की नगरी दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? पद्मावत के बारे में बताया है। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो पद्मावत में बताया गया है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल है। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। ये भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 19 में 20 में। आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं सरहपाद को। हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं सरहपाद को। ये क्वेश्चन 22 में भी आया है 19 में भी आया है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक जो है गुणाकार मूल्य की है। गुणाकार मूल्य की। आगे बढ़ते हैं। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है दोस्तों? गुणाकार मूल्य। आगे बढ़ते हैं। महा महातस महात्यम शब्द है भाववाचक संज्ञा। महात्यम जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। कलम जातिवाचक संज्ञा है इसलिए जातिवाचक है कि कलम में छोटा बड़ा लाल पीला हरा हो सकता है। ग्लाइसर लिंग ग्लाइसर हो गया। अग्निजल हो गया। साभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक है। साभा शब्द हो गया। भीड़ हो गया। मेला हो गया। झुंड हो गया। ये सब समूहवाचक संज्ञा है। अगला 50 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बुढ़ापा। बुढ़ापा मिठास ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर चेतन परसा क्लास 11 1 to 10 ऑल सब्जेक्ट 11 12 मैथ फिजिक्स और इंग्लिश आर्ट्स का भी तैयारी कराया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोग।